मई 2026 वेस्ट बंगाल के पशु बाजारों में अचानक एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल तटस्थ रूप से हम इस आर्थिक संकट और इसके पीछे के कानूनी बदलावों को समझेंगे, बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के। चलिए देखते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या और कैसे एक अचानक बदली हुई नीति पूरे व्यापार को एक झटके में रोक सकती है। इस पूरे विषय को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, नए कानूनी नियम यानी द न्यू कैटल रूल्स। दूसरा, द मार्केट फ्रीज। तीसरा, इसका द इकोनॉमिक फॉलआउट। और आखिरी में सबसे दिलचस्प पहलू, द फ्रेंडली फायर पैराडॉक्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द न्यू कैटल रूल्स। बात मई 2026 की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को अचानक और पूरी सख्ती के साथ लागू कर दिया। अब यहां सबसे ध्यान देने वाली बात इसकी टाइमिंग है। ये बिल्कुल ईद उल अधा से ठीक पहले हुआ, वही वक्त जब पशुओं की मांग साल में सबसे ज्यादा होती है। अब इन नए नियमों में आखिर था क्या? असल में 3 बड़े बदलाव आए। पहला, अब एक फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया, मतलब सिर्फ 14 साल से ऊपर या जो परमानेंटली अनफिट पशु हैं उन्हीं के वध की अनुमति दी गई। दूसरा, सार्वजनिक जगहों पर वध करना पूरी तरह बैन हो गया। अब यह काम सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा निर्धारित स्लॉटर हाउसेज में ही हो सकता था। और तीसरा, सबसे असरदार बदलाव था पशुओं के ट्रांसपोर्ट और बाजारों में पुलिस और विधायकों की अचानक सख्त चेकिंग। पूरा सिस्टम एकदम टाइट कर दिया गया। और इसी सख्ती का नतीजा था हमारा दूसरा हिस्सा, द मार्केट फ्रीज। अब यहां एक बिल्कुल सीधा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव दिखता है। एक तरफ इतनी सख्त चेकिंग और सुरक्षा चिंताओं के डर से मुस्लिम खरीदार पशु खरीदने से बिल्कुल पीछे हट गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? खरीदारों के अचानक गायब होने से पशु बाजार लगभग पूरी तरह ठप पड़ गए। सन्नाटा छा गया। एक बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे एक कानूनी सख्ती जमीनी स्तर पर पूरे व्यापारिक पहिए को एक दिन में रोक सकती है। और जब व्यापार रुकता है तो सामने आता है तीसरा पहलू, द इकोनॉमिक फॉलआउट। जमीनी स्तर पर आर्थिक संकट का ये चक्र समझना बहुत जरूरी है। ये शुरू कैसे होता है? देखिए, किसान, खासतौर पे घौड़ समुदाय जैसे हिंदू किसान, बैंकों या साहूकारों से कर्ज लेते हैं। फिर साल भर वो इन पशुओं को खासतौर पे ईद के समय बेचने के लिए पालते हैं ताकि अच्छा मुनाफा मिले। लेकिन जब अचानक बाजार ही बंद हो गए तो उनके पशु बिक ही नहीं पाए। परिणाम, ये किसान एक भयानक आर्थिक जाल में फंस गए। आमदनी हुई नहीं और कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। इस अचानक आई रुकावट ने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया। प्रभावित व्यापारियों और किसानों की आजीविका जैसे छिन सी गई। ऐसी कई रिपोर्ट्स और वीडियो सामने आईं जहां व्यापारी इस आर्थिक बर्बादी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि लोग इस अथाह कर्ज के बोझ तले रोते हुए दिखाई दिए। ये किसी के लिए भी असहनीय स्थिति होती है जब आमदनी का इकलौता स्रोत बिना किसी चेतावनी के अचानक बंद हो जाए। जिसके बाद इस पूरी स्थिति का सबसे जटिल और चौथा हिस्सा सामने आता है, द फ्रेंडली फायर पैराडॉक्स। तो फ्रेंडली फायर आखिर है क्या? ये इस पूरे संकट का सबसे अहम पहलू है। असल में फ्रेंडली फायर एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां किसी नीति या पॉलिसी को कुछ विशिष्ट समूहों द्वारा पूरा समर्थन मिलता है, पर अनजाने में वही नीति उन्हीं समूहों के लोगों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा देती है। ये एक ऐसी दुविधा है जो किसी भी नीति निर्माता को गहरी सोच में डाल दे। और जमीनी हकीकत पर यह विरोधाभास बहुत साफ दिखाई देता है। एक तरफ कुछ हिंदू गुट इस सख्त पशु प्रतिबंध का पूरे जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, पर ठीक उसी समय दूसरी तरफ प्रभावित हिंदू व्यापारी और किसान ही इस नियम का कड़ा सा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। एक ही समुदाय के भीतर का ये आंतरिक विभाजन इस मुद्दे की जटिलता को बहुत साफ ढंग से सामने लाता है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, नीति निर्माता आखिर किस प्रकार एक तरफ सख्त कानूनी नियमों का पालन और दूसरी तरफ परंपरागत किसान समुदायों के आर्थिक अस्तित्व, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, पर आगे की राह तय करने के लिए इस पर विचार करना बेहद जरूरी है।